नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को राम राम। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है वो है हमारी क्लास नंबर 3। इससे पहले भी मैंने 2 क्लास और बना दी थी। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखी है तो इस क्लास से पहले आपको वह क्लास देखनी है। और इस क्लास में हम दोस्तों गणित की शिक्षण विधियों के बारे में जानेंगे। गणित की शिक्षण विधियों के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम याद करेंगे, उनको ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए दोस्तों कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है, देखिए दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर कक्षाई आकलन का निम्नलिखित में से क्या एक वांछित उद्देश्य नहीं है। तो वांछित उद्देश्य नहीं है वो पूछा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना है क्या? हाँ, ये है। शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे से करना है क्या? ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो बच्चा कक्ष में या अध्यापक के सामने अपना प्रदर्शन करता है ना, उस प्रदर्शन की तुलना है ना हमें कभी भी एक दूसरे से या एक दूसरे बच्चे के साथ नहीं करनी चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम क्रियाकलापों में सुधार करना है क्या? हाँ, ये सही है। कक्षाई क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है क्या? हाँ, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अर्थात शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे से करना। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली है वो अपरिभाषित है। तो आपको अपरिभाषित शब्दावली बतानी है। प्राकृत संख्या परिभाषित है। एक चित्र के विकिरण है, ये भी क्या है, परिभाषित है। रेखा जो हो जाएगी वो रेखा भी आपकी परिभाषित होगी, लेकिन जो बिंदु है वो आपकी अपरिभाषित शब्दावली है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सिद्धांतों का निरूपण करता है जो कि शिक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करेगा। अपने से पूछा है अभी, निम्नलिखित में से मौलिक सिद्धांत का जो निरूपण करता है और जो कि शिक्षा प्रणाली व्यवस्था का क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा, उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन देखिए, शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक विद्यार्थी के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना, भविष्यक और समग्र विकास शिक्षा पर बल देना, या केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करना, या नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सृजनात्मकता और आलोचनात्मकता चिंतन को प्रोत्साहित करना। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तीनों सही है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन की अमानक इकाइयों को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। जो मापन की इकाइयों को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उपयुक्त जो उद्देश्य है ना वो पूछा है हमसे। तो इसमें देखिए उपयुक्त उद्देश्य कौन सा है, यह जानना कि मापन की कुल कितनी अमानक इकाइयाँ ये है क्या, या मापन की इकाइयों का एक प्रणाली के दूसरी प्रणाली में रूपांतरण अवधारणा का शिक्षण है क्या, या मानक इकाइयों की आवश्यकताओं को समझना है क्या, या मानक इकाइयों की बजाय अमानक इकाइयों को उपयोग करने का लाभ समझना है क्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हमें मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 45 नंबर अर्थात आज की हमारी कक्षा का 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को वृत्त की संकल्पना प्रस्तुत करते समय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे अंतिम चरण कौन सा होना चाहिए। अर्थात हम बच्चे को वृत्त के बारे में बता रहे हैं, तो उस वृत्त के बारे में बताने के बाद हमारा जो अंतिम चरण होगा वह कौन सा हो जाएगा।
वृत्त की परिभाषा देना होगा क्या, या श्यामपट्ट पर वृत्त का आरेख करना होगा, या बच्चों को वृत्ताकार वस्तुएं दिखाना होगा, या बच्चों को अपने आसपास की वृत्ताकार वस्तुओं को पहचानने देना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात श्यामपट्ट पर वृत्त का आरेखन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवधारणा के लिए टेनग्राम का उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में सबसे कम प्रभावकारी है। अर्थात जो टेनग्राम होता है उसके लिए जो अधिगम सामग्री है उसमें सबसे कम प्रभावकारी कौन सा है। तो इसमें आप देखिए दिक् स्थान संबंधी विवेचन है क्या, या संख्या बोध है क्या, या दृश्यीकरण है, या आकृतियों और दिक् स्थान है। तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो संख्या बोध है वो टेनग्राम का उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में सबसे कम प्रभावकारी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गणित में अंतर्दर्शी ज्ञान के संबंध में सही बताना है। अर्थात जो गणित में अंतर्दर्शी जो ज्ञान होता है उसके संबंध में जो सही कथन है ना वो बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए देखिए, अंतर्दर्शी ज्ञान में तत्कालिकता और स्वसाक्ष्य जैसे संज्ञान कोई भूमिका नहीं निभाते, या यह सदैव पुख्ता गहन तार्किक दलीलों पर आधारित है, या यह एक ऐसा ज्ञान है जो साधारण वैज्ञानिक अनुभविक साक्ष्यों पर आधारित होता है, या क्योंकि गणित प्रकृति में स्टिक है इसलिए गणित में अंतर्दर्शी ज्ञान की कोई भूमिका नहीं होती। तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह एक ऐसा ज्ञान है जो साधारण वैज्ञानिक अनुभविक साक्ष्यों पर क्या है आधारित नहीं होता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आधारभूत अवधारणाएं जैसे विभाजन हो गया, इकाइयों का बोध हो गया, संरक्षण हो गया, टाइलों का पैटर्न हो गया इत्यादि गणित की किन अवधारणाओं के अधिगम का आधार है। तो इसमें देखिए लंबाई का मापन है क्या, या द्विमीय आकृतियों के क्षेत्रफल का मापन है, या आयतन का मापन है, या आंकड़ों का प्रबंधन है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो द्विमीय आकृतियों के क्षेत्रफल का है ना वो मापन है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित अध्यापन के लक्ष्य के रूप में सबसे कम उपयुक्त है। जो गणित अध्यापन के लक्ष्य के रूप में सबसे कम उपयुक्त जो कथन है ना वो आपको बताना है। तो इसमें पहला देखिए, तीव्रता से गणना करने के लिए युक्तियाँ और तकनीकें हैं क्या, या समस्या समाधान के कौशलों को विकसित करना है, या आलोचनात्मक चिंतन और तर्कणा विवेचन के कौशलों को विकसित करना है, या प्रभावी गणितीय संप्रेषण के कौशलों को विकसित करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात तीव्रता से गणना करने के लिए युक्तियाँ और तकनीकें सिखाना। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, प्राथमिक कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तकों में इबारती सवालों को शामिल करने का निम्न में से कौन सा श्रेष्ठ स्पष्टीकरण है। अर्थात जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं उनमें मैथ की पाठ्य पुस्तकों में इबारती सवालों को शामिल करने का हमारा उद्देश्य है, या श्रेष्ठ स्पष्टीकरण कौन सा है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, प्रतीकात्मक समस्याओं की तुलना में इबारती सवालों को हल करना क्या होता है कठिन होता है, अंततः यह बच्चों के चिंतन कौशल में क्या है वृद्धि करता है, या इबारती सवाल अधिगमकर्ता को उन वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने में सहायता करते हैं जिनमें क्या होता है गणितीय चिंतन क्या है सम्मिलित होता है, या इबारती सवाल उच्च बुद्धि लब्धि स्तर वाले अधिगमकर्ताओं के लिए होते हैं अंततः इन्हें क्या है शामिल किया जाना चाहिए, या शाब्दिक समस्याएं गणितज्ञों के लिए उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशलों की बुनियादी रखती है। तो इसमें इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो इबारती सवाल है ना वो अधिगमकर्ता को उन वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने में क्या करता है सहायता करता है, और गणितीय चिंतन सम्मिलित है। और इसमें क्या है गणितीय चिंतन सम्मिलित है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण
अधिगम में ऐसी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए। तो अब अधिगम में कौन सी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए वो हमें बताना है। जिनमें ऑप्शन नंबर ए देखिए, जिनमें अधिगमकर्ताओं की केवल उपदेशात्मक सहभागिता हो, या जो कम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित हो, जो मूर्त से है मूर्त की ओर बढ़े, या जिनमें शिक्षक द्वारा अधिगम हस्तक्षेप क्या है शामिल हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो मूर्त से क्या है अमूर्त की ओर की बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, जब 7.37 और 7.4 में से बड़ी संख्या पहचानने के लिए कहा गया, तब बच्चे के एक समूह ने 7.37 को 7.4 से बड़ी संख्या बताया। एक गणित शिक्षक के रूप में आप बच्चों को त्रुटि सही करने के लिए कैसे समर्थन देंगे? तो यह हमसे पूछा है, हम बच्चे को किस प्रकार से समर्थन दे सकते हैं। तो इसमें आप देखिए, दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान की प्रणाली अबेकस या एबेकस जैसी हस्तकौशल सामग्री के उपयोग द्वारा समझाएंगे, या दशमलव संख्याओं के प्रसारित रूप को श्यामपट्ट पर लिखिए और विद्यार्थियों को अपना सही उत्तर करने के लिए कहेंगे, या अभ्यास के लिए समान प्रकार के अधिक उदाहरण देंगे, या विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें देखने के लिए और प्रक्रिया समझने के लिए कहेंगे। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हम जो बच्चे हैं उनको दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए एक स्थानीय मान की प्रणाली अर्थात एबेकस जैसी हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करने के लिए कहेंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा थर्ड के विद्यार्थी ने योग के प्रश्न को निम्नलिखित प्रकार से क्या है हल किया है, अर्थात ये एग्जाम संख्या दे रखी है, इसको कक्षा तीसरी का जो विद्यार्थी है उसने इस प्रकार से क्या है हल किया है। तो अपनी त्रुटि को ज्ञात करने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति बतानी है हमको। भी इस प्रश्न को विद्यार्थी ने गलत किया है तो उसकी त्रुटि सुधारने के लिए हम कौन सी युक्ति बताएंगे। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों को उसका उत्तर अपने सहपाठियों के साथ जांचने के लिए कहेंगे, या विद्यार्थी को सन्निकटन का उपयोग करके योग ज्ञात कर अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहेंगे, या प्रश्न को दोबारा करके विद्यार्थी को अपना उत्तर जांचने के लिए कहेंगे, या विद्यार्थी को गणक अर्थात कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए कहेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात विद्यार्थी को सन्निकटन का उपयोग करके योग ज्ञात करने के लिए और अपने उत्तर की तुलना करने के लिए क्या करेंगे कहेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं अर्थात जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं उनमें से एक शिक्षण के साधन के रूप में टाइलिंग अर्थात टेक्सिलेशन का सबसे उपयुक्त निरूपित करता है। अर्थात जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं उनमें टाइलिंग का सबसे उपयुक्त उपयोग निरूपित करता है। तो किस में करता है, ज्यामिति में क्रियाविधि के अधिगम को विकसित करने के लिए करता है क्या, या कोणों को मापने के लिए होता है, या ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, या स्थानीय मान की अवधारणा को विकसित करने के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, और अर्थात भी ज्यामितीय जो आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए क्या है इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात जो अपनी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है, ताकि क्या हो, परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक को सुधारा जा सके, या कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों का प्रदर्शन सुधारा जा सके, या पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों के भार को जो है वो कम किया जा सके, या विद्यार्थी रटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़ सके। तो इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो विद्यार्थी रटकर सीखने से क्या है अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़ सके। तो आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, जो आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है उसके अनुसार आपके प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम केंद्रित होना चाहिए। अर्थात जो प्राथमिक स्तर पर गणित का जो शिक्षण है
और जो अधिगम का कार्य है वो किस पर केंद्रित होना चाहिए ये बताना है। तो इसमें देखिए, कार्य विधियों को कंठस्थ करने पर या अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों और गतिविधियों पर, या पहाड़ों, गणना आदि के रटंत अधिगम पर, या प्रकरण अर्थात टॉपिक पर आधारित कई प्रश्नों को हल करने पर, ताकि विद्यार्थी क्या है सही प्रणाली सीख सकें। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों एवं गतिविधियों पर आधारित हो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अर्थात NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नीति के अनुसार NCFSE का अर्थ बताना है हमें। तो इसका अर्थ क्या रहने वाला है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। तो यही इसका राइट आंसर होने वाला है, अर्थात NCFSE का अर्थ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल पृष्ठों और वक्र पृष्ठों के बीच अंतर करने में विद्यार्थियों की सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि क्या है सर्वाधिक उपयोगी है। तो जो समतल पृष्ठ होते हैं और जो वक्र पृष्ठ होते हैं उनके बीच अंतर ज्ञात करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण या सर्वाधिक उपयोगी विधि है उसका नाम बताना है। तो इसमें सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी होगी, समतल वक्र पृष्ठों के मॉडल दिखाना, या विभिन्न पृष्ठों की वीडियो दिखाना, या एक पटरे का उपयोग करते हुए त्रिविमीय वस्तुएं जैसे होगी गोला हो गया, बेलन हो गया, या घन आदि का लुढ़काकर और फिसलाकर प्रदर्शित करना, या श्यामपट्ट पर आकृतियों को बनाना और उनको समतल पृष्ठों और वक्र पृष्ठों के रूप में वर्गीकृत करना। तो इसका आपका राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एक पटरे का उपयोग करते हुए त्रिविमीय वस्तुएं जैसे गोला होता है, आपका बेलन होता है, घन होता है आदि को लुढ़काकर और फिसलाकर प्रदर्शित करेंगे तो बच्चा क्या है जल्दी समझेगा। तो आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षा के गणित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि गणित कैसे सीखा जाए। अर्थात जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं उनमें गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है भी गणित जो है वो बच्चे को कैसी सिखाया जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सा या उपरोक्त कथन का प्रमाण दे रही हैं, अर्थात प्राथमिक कक्षा के बच्चे को गणित सिखाने के लिए कौन से कथन है जो प्रमाण दे रही हैं। तो कथनों को देखिए, 3 कथन दे रखे हैं, तीनों कथनों को हम देखते हैं। शिक्षक द्वारा यह बताए जाने के लिए कि किसी एक प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करना है, विद्यार्थियों को प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। सेकंड ऑप्शन, विद्यार्थियों को हल किए गए प्रश्नों को अच्छी तरह से देखने और कलन विधि को याद करने की आवश्यकता है, या विद्यार्थियों को सीखी हुई कार्यविधियों के सटीक पुनरुत्पादन की अपेक्षा कार्यविधियों की समझ पर ध्यान केंद्रित करने और अत्यधिक महत्व देने की क्या है आवश्यकता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1 और 3 नंबर जो कथन है वो सही है। राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, परवेज प्राथमिक कक्षा का एक गणित का अध्यापक है। क्या है, प्राथमिक कक्षा एक गणित का अध्यापक है परवेज। अपने विद्यार्थियों को संख्याएं पढ़ाते हुए वह उन्हें वस्तुएं के विभिन्न समुच्चय क्या देता है। उनके दिए गए समुच्चय में वस्तुओं की कुल संख्या बताने के लिए क्या कहता है, वह किसको विकसित करने का प्रयास कर रहा है, वस्तुओं के वर्गीकरण की अवधारणा को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, या स्थानीय मान की अवधारणा का, या संख्याओं के क्रम सूचक बोध का, या संख्याओं के गणन संख्या अर्थात कार्डिनल बोध का। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो संख्याओं के गणन संख्या का बोध कर रहा है। इसको पढ़िए देखिए, परवरेज प्राथमिक कक्षा का
एक गणित का अध्यापक है। अपने विद्यार्थियों को संख्याएं पढ़ाते हुए वह उन्हें वस्तुओं के विभिन्न समुच्चय क्या देता है। उनके दिए गए समुच्चय में वस्तुओं की कुल संख्या बताने के लिए कहता है। वह संख्याओं के गणन संख्या बोध को विकसित करने का क्या है, प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। सेशन आपको कैसा लगा, एक कमेंट प्यारा सा आपको ज़रूर करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो ये अब तक की दोस्तों हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं। मैं 10 दिन तक लगातार 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासें लेकर आऊँगा। तो उन 20 क्लासों में आपके 200 से 250 प्रश्न कवर हो जाएंगे और इन्हीं प्रश्नों से गणित में आपके 10 से 15 शिक्षण वीडियो के जो प्रश्न हैं वो राइट 27 और 28 फरवरी के दिन जो आपका रीट का पेपर है उसमें आएंगे। और पेपर होने के बाद दोस्तों मैं आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ कि जो मैंने प्रश्न कराए थे उनमें से प्रश्न कितने आए हैं, कैसे आए हैं, आए या नहीं आए हैं। तो दोस्तों वीडियो को करें लाइक। चलता हूँ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।